जैसा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा बताया और ठीक है। अब मैं आज एक नया स्कूल शुरू करने वाला हूँ। क्या है? नेचुरल लॉ स्कूल। प्राकृतिक विधि शाखा। जूरिस्प्रूडेंस में एक ये शाखा है, मतलब ये एक स्कूल है जिसको आपको पढ़ना है, प्राकृतिक विधि शाखा। जैसा कि आप लोग प्राकृतिक शब्द से ही हो रहा है, नेचुरल, प्रकृति से जो पैदा हो, तो इतिहास गवा रहा है कि मानव निर्मित जितनी भी विधियां रही हैं, ठीक है, मानव निर्मित जितनी भी विधियां रही हैं वो कुछ ना कुछ प्रकृति से लेके ही है। जैसे प्रकृति ने जो हमें दी है तो मानव ने क्या बनाया, उसी पे विधि बनाया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति बना के रखी है, प्रकृति द्वारा निर्मित ही है। जैसे सुबह होगी तो एक नियम ही है, सुबह ही होगी, ठीक, शाम होगी, दिन होगा, रात होगी, ये सारी क्या है, प्रकृति ने दी है, मानव तो बनाया नहीं है इसे। कुछ चीजें ऐसे ही है कि मानव नहीं बना सकता, और ये माना जाता है कि समस्त ब्रह्मांड को कोई ना कोई दैवी शक्ति चलाती है, ठीक है। बताओ कैसे पता चला? मान लो हम लोग हैं, जैसे मानव है, मानव शुरू में मानव जब बना होगा तो कैसे बना होगा? अब किसको पता है कि दो आंखें होनी चाहिए आदमी की, दो एक नाक होनी चाहिए, दो छिद्र होने चाहिए, दो कान होने चाहिए, ठीक है, मुंह होना चाहिए, ठीक, बाकी पेट में अंदर क्या होना चाहिए, हाथ होना चाहिए, पैर होना चाहिए। आखिर में कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें चलाती है, आदमी को चलाती है। साइंस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन ब्रह्मांड को तो कोई ऐसी शक्ति है जो चलाती है। यूं ही तो ब्रह्मांड चल नहीं रहा है, ठीक है, चाहे वो भौतिक शक्ति हो या ईश्वरीय शक्ति हो, जिसमें जो भी विश्वास करता हो। सब लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, कुछ नास्तिक भी होते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे ही जो प्रकृति ने कुछ विधियां बनाई, ठीक, तो उस समय जब प्रकृति ने कुछ विधियां बनाई, जैसे प्रकृति ने कुछ चीजें हमें गॉड गिफ्टेड, जो हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ चीजें भगवान ने हमें दी हैं जो नियम के रूप में काम करता है, ठीक, वही है। धीरे धीरे समय बदला, मानव आया, मानव अपने लिए कुछ कुछ कानून बनाया, ठीक, और प्राकृतिक विधि का थोड़ा बहुत विरोध हुआ, ठीक है। लेकिन फिर देखिए अब क्या है, जो प्राकृतिक विधि है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, जो नेचुरल लॉ है उसका प्राकृतिक विधि का, जो प्राकृतिक विधि का, इसका विकास कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, कहाँ कैसे हुआ, ठीक, ये हो गया। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि का विकास, प्राकृतिक विचारधारा का विकास या प्राकृतिक विधि का विकास कब हुआ, कैसे हुआ? पहला देखिए, प्राकृतिक विधि का विकास धीरे धीरे, पहले लोग ईश्वरीय शक्ति से मानते थे, पहले कोई लॉ नहीं था, प्राचीन समय में कोई लॉ नहीं था, क्योंकि लोग अपने आचरण, हाव भाव और कुछ ईश्वर के दिए हुए संदेशों से ही अपने आप को रिलेट करते थे, ठीक। जैसे बहुत प्राचीन समय में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, ठीक, तो लोग क्या करते थे, तो लोग देखते थे कि सूरज कब कौन सा पहर हुआ है, तो अंदाजा बता देते अब शाम होने वाली है, अब ये है। लेकिन धीरे धीरे आदमी ने घड़ी बनाया। ऐसी बहुत सी विधियां हैं, जो बहुत से कानून जो प्रकृति ने हमें दी, ठीक, तो वो हुआ। तो पहले क्या है, यूनानी काल में, ठीक, यूनानी काल में इस प्राकृतिक विधि का क्या विकास हुआ, ठीक है, यूनानी काल में प्राकृतिक विधि का क्या विकास हुआ, ठीक।
यूनानी काल, जो यूनानी काल होता है वो यूरोप में यूनान है, ठीक है, यूनानी सभ्यता है, ठीक है, यूनानी काल बोलते हैं। यूनानी काल में सभी व्यक्तियों को समान माना जाता था, सभी व्यक्तियों को समान माना जाता था, सभी व्यक्ति क्या होते थे, समान होते थे तथा उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होता था, ठीक है। मतलब यूनानी काल में सबको, यदि ये माना जाता है प्रकृति ने सबको पैदा किया और सब समान है, ठीक है, तो इस विधि का विकास उस समय सबको समान रूप में माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे वहां भी बदलाव हुआ, अब निम्न वर्ग, उच्च वर्ग सब वर्ग आते हैं, ठीक। लेकिन प्राचीन समय में यूनानी काल में जब प्राकृतिक विधि का विकास हुआ तो उस समय सबको समान माना जाता था, किसी व्यक्ति में किसी का भेद नहीं माना जाता था, ठीक। दूसरे काल में दूसरा जब आया, दूसरे काल में रोमन काल आया। रोमन काल में क्या हुआ, रोमन विधि शास्त्रियों ने, ठीक है, रोमन काल में सभी व्यक्तियों को सार्वभौमिक विधि के अंतर्गत माना जाता था, ठीक। देखिए इस काल में क्या हुआ था, जो प्राकृतिक विधि शाखा जो थी उसका विकास क्या हुआ था, जो लोग थे, ठीक है, जो लोग थे उनको जो लॉ बनता था तो क्या होता था, वो व्यवहारिक दृष्टि से बनाया जाता था। व्यवहारिक दृष्टि में क्या उसका प्रभाव होगा उस हिसाब से माना जाता था। ये माना जाता था कि सार्वभौमिक विधि जो होती थी, जो नेचुरल विधियां होती थी, वो सभी व्यक्तियों पे समान रूप से, समान व्यवहार में समान रूप से लागू की जाती थी, ठीक है, रोमन काल में, ठीक। प्रकृति द्वारा जो प्राकृतिक विधि थी, ठीक, जो प्राकृतिक शाखा थी और प्राकृतिक विधि थी, वो सार्वभौमिक रूप से सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार के रूप से देखती थी, समान व्यवहार के रूप में देखती थी, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर आया अगला ईसाई काल। ईसाई काल, ठीक है। पहले जब नेचुरल लॉ था, तो उस समय जब हम गॉड पे विश्वास करते थे ना, ईश्वर पे विश्वास करते थे पहले, तो प्राचीन समय में से मैं बता रहा हूँ, ईश्वर जो जैसे कि पहले क्या होता, जो मंदिर का पुजारी होता था, चर्च का जो पुजारी होता था, ठीक, यदि उसने कुछ भी कह दिया तो वो कानून बन जाता था उस समय, ठीक। लोग इतना विश्वास करते थे। तो ईसाइयों का क्या होता है, चर्च होता है, ठीक। तो चर्च युग इसे बोलते हैं, ईसाई काल को चर्च युग बोलते हैं। उस समय चर्च का पादरी जो होता था, जो कह देता था वो विधि बन जाती थी, ठीक। तो मतलब क्या कि ये माना जाता है कि ईश्वर ने क्या हुआ, पादरी को क्या है अपना संदेश दिया और पादरी हमें वो संदेश देता था। तो जो प्राकृतिक ईश्वरीय विधि, इसको प्राकृतिक लॉ को ईश्वरीय विधि भी कहते हैं, ठीक। ईश्वर ने जो दिया वो पादरी ने हम लोग को बताया। तो अंधविश्वास, अंधयुग भी कहते थे, अंधयुग से भी, अंधयुग या ईसाई युग या चर्च युग जो भी कह सकते हो। तो इस युग में क्या हुआ, चर्च के द्वारा जो आदेश निकाला जाता था वही कानून बन जाता था। और चर्च को क्या माना जाता था, ईश्वर से प्रदत्त कानून। जैसे ईश्वर ने पादरी को सुनाया और पादरी ने ये कहा, तो एकदम मतलब आंख मूंद के विश्वास करना जिसे कहते हैं, वो हुआ करता था उस समय, ठीक है। अब इसके बाद आ गया कौन सा, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल कब हुआ, जब 1789 में फ्रांसीसी युद्ध हुआ, ठीक।
और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, ठीक है, 1789 में, 4 जुलाई 1789 में, 4 जुलाई को उसका अमेरिका का माना जाता है, ठीक, स्वतंत्रता दिवस। तो वो उस समय 1776 या जब भी स्वतंत्र हुआ अमेरिका, और उसी समय 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है जी इसमें। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तब घोषणा के जब ये घोषणा हुआ तो उसके बाद चर्च का कानून था ना, चर्च जब कानून ईसाई युग में चर्च कानून बनाता था, तो चर्च का जो कानून था वो धीरे धीरे चर्च पर लोगों का जो पादरी कानून बनाता था उस पर विश्वास करना कम कर दिए। फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद चर्च कानून बनाता था या चर्च जो कहता था, तो ये माना जाता था कि ईश्वर ने चर्च को ज्ञान दिया, और चर्च पादरी जो है वो हम लोगों को ये जो कहता था वो मान लिया जाता था, वो कानून बन जाता था। लेकिन जब अमेरिका की स्वतंत्रता हुई और फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो चर्च के जितने भी पादरियों के आदेश को एकदम अक्षर सा पालन किया जाता था, उनको धीरे धीरे लोगों का उस पर से विश्वास खत्म होने लगा, धीरे धीरे कम हो गया, ठीक, उस समय कम हो गया, और चर्च के बंधनों से लोग मुक्त हो गए। मतलब क्या है कि चर्च, ये तो हमें लगता है कि सिर्फ भारत के मंदिर में ही, भारत के मस्जिद में ही करप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। चर्च में बहुत पहले बहुत करप्शन था, ठीक है, तो वो धीरे, क्योंकि ईश्वर मानते थे, तो कोई उसके अगेंस्ट नहीं जाता था, चर्च के अगेंस्ट जाता ही नहीं था, कोई आदमी चर्च के अगेंस्ट ज़्यादा ही नहीं था, ठीक। जो चर्च में जो पादरी होता था वो जो कह देता था कि ये माना जाता था ईश्वर ने कहा, उसको ईश्वर माना जाता था, ठीक। तो वो चीज़ें धीरे धीरे बदली। पुनर्जागरण काल में कौन कौन से ये हुए विधि शास्त्री हुए वो बता दे रहा हूँ, कौन कौन है। थॉमस हॉब्स, पुनर्जागरण काल में कौन कौन हुए। थॉमस हॉब्स विधि शास्त्री थे, थॉमस हॉब्स थे। उन्होंने पुनर्जागरण के जो भी है, पुनर्जागरण के विकास में उन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता की। थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो, जॉन लॉक और रूसो, इन विधि शास्त्रियों ने क्या किया, पुनर्जागरण काल में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, कुछ प्राकृतिक विचारधारा को सपोर्ट किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक, कुछ सपोर्ट इन लोगों ने किया पुनर्जागरण के संबंध में, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला है पुनरुद्धार काल या आधुनिक युग। आधुनिक युग या मॉडर्न युग एरा, ठीक है, युग, ठीक। तो इस आधुनिक युग में 20वीं शताब्दी के बाद बहुत ज़्यादा, मतलब जूरिस्प्रूडेंस में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाए उन लोगों ने। कुछ शास्त्रियों ने क्या किया, आधुनिक काल में कुछ विधि शास्त्रियों ने बहुत ज़्यादा चेंजेस बताए। प्राकृतिक विधि को पूरी तरह से तो ये नहीं कह सकते इग्नोर कर दिया, लेकिन प्राकृतिक विधि को बहुत सी आलोचनाएं की गई मॉडर्न युग में, ठीक है। आधुनिक युग में प्राकृतिक विधि को बहुत से आलोचनाएं हुई हैं, ठीक। ये 20वीं शताब्दी में, इसकी शुरुआत कब से हुई, 20वीं शताब्दी में। और इसमें इस आधुनिक युग को विकास करने में किसने योगदान दिया, फुलर थे। ये सब शास्त्री है ना, फुलर, स्टेमलर, इन लोगों ने एक एक
सिद्धांत भी प्रतिपादित किए हैं। J.M. फिनिश, J.M. फिनिश, J.M. फिनिश, ये विधिशास्त्रियों ने, ठीक है, कुछ न कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। प्राकृतिक विचारधारा में विकास में इन लोगों ने सहयोग किया और प्राकृतिक विचारधारा को अपने कुछ, जैसे विधिशास्त्री है तो कुछ इन्होंने अपना क्या किया, सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्राकृतिक विधि के बारे में क्या सही है क्या गलत है, कितनी आलोचना की, कितना प्राकृतिक विधि ने विधि बनाने में सहयोग किया, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने एक एक करके सबने बताई हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि लगभग फरवरी के लास्ट में पेपर है और आज 11 तारीख हो गया। ठीक, तो शॉर्ट में सबको टच करना है। ठीक, तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे पढ़ा दें। ठीक, आधुनिक युग हो गया, अब क्या है, प्राकृतिक विधि के कुछ लक्षण बता देना आपको। इन लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं। प्राकृतिक विधि के लक्षण क्या है, प्राकृतिक विधि के लक्षण। ठीक, पहला क्या है, प्राकृतिक विधि का पहला लक्षण क्या है, यह समस्त जीवधारियों पर समान रूप से लागू होता है। जीवधारी मतलब मानव। पहले बहुत प्राकृतिक समय में, मतलब पुराने समय में जीवधारी में सब आते थे, जानवर भी आता था और यदि जानवर ने, बैल ने, गाय ने, भैंस ने, जब तुम क्रिमिनोलॉजी पढ़ोगे तब देखना उसमें क्या होता था, यदि बैल ने किसी को मार दिया, ठीक है, उस समय बहुत प्राचीन समय की बात है, प्राचीन बहुत प्राचीन नहीं लेकिन ये सब पीछे की बातें हैं। यदि बैल ने किसी को मार दिया तो बैल को सजा दी जाती थी। ठीक है, बैल को सजा दी जाती थी। भैंस ने मार दिया, ठीक, तो भैंस को सजा दी जाती थी। फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बदला। ठीक है, सिर्फ मानव हो गया, जीवधारी। यहाँ जीवधारी का मतलब सब आते थे तब। ये प्राकृतिक बात है ना, प्राकृतिक स्कूल की हम सब विचारधारा पढ़ रहे हैं ना, इसलिए उस समय का तो बहुत प्राचीन नहीं, अभी 70-80 साल या 100 साल के पहले की बात है कि लोग जानवरों को भी सजा दिया करते थे। तो जीवधारियों में सब आते थे, जीवधारी में सब आते। ठीक, अब दूसरा क्या है, यह मनुष्य के दिल तथा दिमाग अर्थात अंतरात्मा की आवाज़ है। नेचुरल थ्योरी, नेचुरल क्या है, नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं, मानव है, मानव की आत्मा जो कह रही है वही तो नेचुरल है। तो ये दिल की आवाज़ होती थी। ठीक, ये तीसरा लक्षण क्या है, तार्किकता से परे था। मतलब उस समय किसी जो कानून बन जाता था उस पर तर्क नहीं लगाया जाता था, तर्क नहीं लगाया जाता था। मतलब जो है वो है, जो दिया गया है वो है, बस ये है, जो प्रकृति ने दे दी है वही है, उस पर हम अपना तर्क नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते थे, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा भी होना चाहिए, ये नहीं होता था। प्राकृतिक लॉ की ये विशेषता थी, प्राकृतिक विधि की ये विशेषता थी। ठीक, ये लक्षण है। ठीक, अगला, यह विधि मानवीय उत्थान, विकास तथा उसके आदर्शों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शिका है। मतलब नेचुरल लॉ ने मानवीय जो होते, मानव होते, तो उनके लक्ष्य के विकास और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक दिखाता था। ठीक है, मार्गदर्शन देता था। पांचवा क्या है, विधि के विकास और प्रशासन की दिशा को बताती थी। मतलब नेचुरल लॉ थ्योरी विधि का विकास की है, विधि का विकास हुआ है इसमें। ठीक है, धीरे धीरे क्रम से विधि का विकास हुआ है। और क्या, प्रशासन की दिशा, जो प्रशासन कैसा होना चाहिए उसकी दिशा बताती थी। ठीक, ये इसके लक्षण है। छठवां, विधि जो है तथा जो होनी चाहिए के बीच के अंतर को समाप्त करता है। ये एकदम स्टेब्लिश लॉ है। ठीक, कि प्रकृति ने जो बना दिया है वो वही है ना, विधि कैसी होनी चाहिए या विधि कैसी है इससे मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ ये मतलब है कि जो है वो है। ठीक, सातवां, विधि के अस्तित्व का अनिवार्य तत्व है। ये विधि के अस्तित्व को अनिवार्य तत्व माना था। ठीक है,
इसमें पूर्ण विधि को पूर्ण रूप से खोज का एक तरीका बताया जाता था प्राकृतिक लॉ में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।